पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर स्थान दिया गया है। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसके अधिकांश भौतिक और रासायनिक गुणों की विवेचना की जाती है। आवर्त सारणी में ये 13वां समूह है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरान, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये 13वें समूह के तत्व है। इन 13वें समूह के तत्वों में बोरान दूसरे आवर्त से संबंधित है और एल्युमिनियम तीसरे आवर्त से संबंधित है। गैलियम चौथे, इंडियम पांचवें और थैलियम छठे समूह से है। इनके परमाणु क्रमांक जो है, बोरान के परमाणु क्रमांक जब हम निकालते हैं तो मैजिक नंबरों को परस्पर ऐड करते हुए एक दूसरे का परमाणु क्रमांक एक दूसरे की सहायता से निकाल लेते हैं। तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, ये बेरिलियम के बाद है। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसलिए बोरान का एक उससे ज़्यादा 5। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक लेने के लिए हम 5 में 8 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 13। फिर गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक के लिए हम 18 ऐड करेंगे, तो इसका हो जाएगा 31। और फिर 31 में हम 18 फिर अगेन ऐड करेंगे, हमको 49 मिलेगा। ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा इंडियम का। और फिर उसके बाद इसमें 32 ऐड कर देंगे, तो ये 81 हो जाएगा थैलियम का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको बोरान का जो मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 and 2s2p1। ये एल्युमिनियम है 13, 1s2 और 2s2p6, 3s2p1। गैलियम जी, इनका एटॉमिक नंबर है 31, 1s2, 2s2p6, 3s2p6, 4s2, 3d10 and 4p1। इंडियम 49, 1s2, 2s2p6, 3s2p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 and 5p1। Thereafter thallium, it is 81, 1s2 and 2s2p6, 3s2p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 5p plus 6, 6s2, 4f14, 5d10 and 6p1। यह इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया। 2s2p1, here 3s2p1, here 4s2p1, here 5s2p1,
द लास्ट वन 6s2p1। ठीक है, इनका अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, विलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। NS2p1। ये ठीक जो है दो समूहों दूसरे और 14वें समूह के बीच है। यानी सेकेंड ग्रुप का जो हमारा अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है वो NS2 मिलता है, और फिर 14th ग्रुप दैट इज कार्बन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है वो NS2p2 मिलता है। तो इस तरह से NS2p1 जो है ये सेकेंड एंड 14th की मध्यावस्था होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किसी भी परमाणु की बहुत से भौतिक और रासायनिक गुणधर्म डिसाइड होते हैं। बहुत से भौतिक और रासायनिक गुणधर्म डिसाइड होते हैं। हम उनमें से एक भौतिक तो गुणधर्म लेते हैं, परमाणुविक त्रिज्या। परमाणुविक त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। हमारा 13th ग्रुप है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और फिर थैलियम। इसमें कुल कोशों की संख्या 2 है। यहाँ कुल कोशों की संख्या 3 है। इसमें कुल कोशों की संख्या 4 है। यहाँ कुल कोशों की संख्या 5 और थैलियम में कुल कोशों की संख्या मिला के 6 है। हम परमाणुविक त्रिज्या की परिभाषा में लेते हैं परमाणुविक त्रिज्या का जो जनरल कंसेप्ट हम लेते हैं, उस कंसेप्ट में एक बात लेते हैं कि परमाणु नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच दूरी फिर हम लेते हैं परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, के बीच दूरी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि ये परमाणु नाभिक हो गया, परमाणु नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉनिक कोश हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कोश, शेल्स हो गए या मुख्य क्वांटम संख्याएं हो गई। तो अब इस परमाणु
कि फिर त्रिज्या का आकलन कैसे होगा। तो परमाणु नाभिक और वाह्यतम कोश के बीच की ये जो दूरी आएगी ये हमारी हो जाएगी परमाणविक त्रिज्या। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमको पता चल जाएगा कि उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का विस्तार कितने कोश तक हुआ है। जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के कोश का विस्तार जितना अधिक होगा, नाभिक की उससे दूरी उतनी अधिक होगी और फिर उसकी त्रिज्या अधिक हो जाएगी। अब हम 13th ग्रुप में आए। हम जैसे जैसे बोरान से नीचे उतरते जाते हैं तो नीचे उतरने में हम ये देख रहे हैं नाभिक के बाद कोशों की संख्या बढ़ रही है। बोरान में नाभिक के बाद कोशों की संख्या 2 है, एल्युमिनियम में नाभिक के बाद कोशों की संख्या 3 है, गैलियम में नाभिक के बाद कोशों की संख्या 4 है, इंडियम में नाभिक के बाद कोशों की संख्या 5 है, थैलियम में नाभिक के बाद कोशों की संख्या कुल 6 है। तो जैसे जैसे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं इन्हें नहीं ग्रो, तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो फिर एटॉमिक न्यूक्लियस परमाणु नाभिक और आउटर मोस्ट शेल्स बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो जो बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फिर परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी। ये जनरल कंसेप्शन हुआ। लेकिन आप एक चीज़ पर विचार कीजिए कि नाभिक परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉनिक कोशों में है क्या। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और प्रोटॉन के धनावेश के कारण ही नाभिक पर धनावेश आता है। प्रोटॉन के धनावेश के कारण ही नाभिक पर धनावेश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा यानी धनावेशित होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और नाभिक पर धनावेश, दो विपरीत प्रकृति के आवेश युक्त कण यहाँ मिल गए। तो जब दो विपरीत आवेश युक्त क्षेत्र है तो उनके बीच आकर्षण लगेगा, उनके बीच आकर्षण लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाभिक के धनावेश के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन वेग में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल है। ये नाभिक का आकर्षण बल नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी को नियंत्रित करेगा। यदि नाभिक का आकर्षण बल अधिक है तो बाह्यतम कोश नाभिक की ओर झुक जाएगा, फिर नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी घट जाएगी और फिर परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। लेकिन यदि परमाणु नाभिक का धनावेश कम है या परमाणु नाभिक द्वारा आरोपित बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम है, तो कम होने का मतलब क्या हुआ कि बाह्यतम कोश यानी इलेक्ट्रॉन वेग नाभिक से दूर हटेगा, फिर परमाणु नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ाएगी, फिर परमाणु की त्रिज्या बढ़ाएगी। तो हमने परमाणु की त्रिज्या के संबंध में केवल एक बिंदु पर विचार किया। वो पहला बिंदु जो जनरल बिंदु था वो ये था कि नाभिक के बाद कोश कितने हैं ये डिसाइड करेंगे कि परमाणु की त्रिज्या कम होगी या अधिक होगी। लेकिन उसके बाद जो फैक्टर आ रहा है वो परमाणु नाभिक का धनावेश हो गया। इसको नाभिक का प्रभावी धनावेश भी कहते हैं। परमाणु नाभिक का धनावेश हो गया। फिर तीसरी चीज़ इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में है। इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में है, एनर्जी शेल्स में है और इलेक्ट्रॉनों पर समान प्रकार से ऋणावेश है।
तो फिर इलेक्ट्रॉन वेग में या कक्षकों में, कक्षक का मतलब नाभिक के बाहर का वो क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, वो कक्षक हो गए। यानी नाभिक के बाहर का वो क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो ऑर्बिटल कक्षक कहलाएगा। तो आप ये समझिए कि इन कोशों में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर समान प्रकार से ऋणावेश है। तो समान रूप से आवेशित कणों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा, समान रूप से आवेशित कणों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा। तो परमाणु में दो तरह के बल हमको दिखाई दे रहे हैं, एक आकर्षण बल नाभिक का और एक प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉनिक कोशों में इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक कोशों में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल नाभिक के आकर्षण बल से अधिक है, यदि इलेक्ट्रॉनिक कोशों में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल नाभिक के आकर्षण बल से अधिक है, तो मतलब क्या होगा कि प्रतिकर्षण अधिक हो गया तो इलेक्ट्रॉनों का बिखराव होगा। इलेक्ट्रॉन में एक नाभिक से दूर हटेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होंगे, तो फिर परमाणु नाभिक और वाहितम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ाएगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ाएगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम है, परमाणु नाभिक का आकर्षण बल अधिक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचे जाएंगे और खींचे जाने का अर्थ ये होगा कि परमाणु नाभिक से वाहितम कोश के बीच की दूरी घटेगी, फिर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी और घटेगी। इसमें एक फंडामेंटल टर्म आता है, वो टर्म है परिरक्षण प्रभाव या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या चीज़ है? हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम कोशों का चयन n+l नियम पर करते हैं, n+l नियम पर करते हैं। तो n+l नियम का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस कोश में प्रवेश करेगा जहां n+l का मान न्यूनतम होगा। तो अब इस चीज़ को देखिए, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप आए हैं, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गैलियम का, इस गैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम आगे बढ़ते हुए 4s2 में पहले गए, 3d में बाद में आए, 4s2 में पहले गए, 3d में बाद में आए। इसका मतलब 4s के लिए जो n+l का मान है वो 3d के n+l के मान से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफबों के हिसाब से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। मतलब क्या हो गया कि 4s का जो ऊर्जा लेवल है वो 3d से कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आया, देन 3d में गया। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में पहले आ रहा है, उसके बाद उसके पीछे के कोश में गया। तो आंतरिक कोशों में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, आंतरिक कोशों में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बढ़ेगा। इसका दोहरा प्रभाव होगा। एक प्रभाव ये होगा कि ये नाभिक के प्रभावी धनावेश को कम कर देगा, ये नाभिक का जो आकर्षण बल है उसको कम कर देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रवेश कर रहे इलेक्ट्रॉन का विरोध करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। परमाणु इलेक्ट्रॉनिक कोश में यदि आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल
नाभिक के आकर्षण बल को कम करता है। तो जब नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाएगा तो परमाणु त्रिज्या भी कम हो जाएगी। तो ये एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करती है। तो हमने जो फैसला लिया उस फैसले के हिसाब से हम 13th ग्रुप में जब बोरान से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है। बोरान से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है। तो जो हमारा जनरल कंसेप्शन है वो ये है कि अगर नाभिक के बाद कोषों की संख्या बढ़ती है तो फिर नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ाएगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में जाते हैं तो बोरान से एल्युमिनियम तक तो ये बात हमको सही मिल जाती है। बोरान से एल्युमिनियम तक ये बात हमको सही मिल जाती है, मतलब एल्युमिनियम की परमाणु त्रिज्या बोरान से अधिक है। हम अपना जो रीज़न दे रहे हैं उस रीज़न में ये कह रहे हैं कि बोरान में नाभिक के बाद 2 कोष है और एल्युमिनियम में नाभिक के बाद 3 कोष है, इसलिए कोषों की संख्या अधिक होने के कारण एल्युमिनियम के परमाणु त्रिज्या बोरान की परमाणु त्रिज्या से अधिक है। लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि गैलियम की जो परमाणु त्रिज्या है, गैलियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो एल्युमिनियम की परमाणु त्रिज्या से छोटी है। गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्युमिनियम की परमाणु त्रिज्या से थोड़ा सा छोटी है। तो अब इसका कारण क्या होगा? ठीक है, अब इसका कारण क्या होगा? तो हम जो भी प्रश्न उठते हैं केमिस्ट्री में उनके आंसर के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जाएंगे, वहीं से उसके आंसर को ढूंढेंगे, अन्यत्र आंसर नहीं लेंगे। तो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों का विस्तार तीसरे कोष से है, लेकिन इसमें डी वैकेंट है। इसमें जो डी उपकोष है वो वैकेंट है, खाली है। लेकिन गैलियम में 3d10 है, गैलियम में 3d10 है। मतलब क्या हो गया कि गैलियम में परिरक्षण प्रभाव के कारण, गैलियम में परिरक्षण प्रभाव देखा जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन हमको 3D में 10 मिल रहे हैं। तो फिर हमारे एक्सप्लेनेशन के कारण गैलियम की आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बढ़ना चाहिए, फिर इसका बिखराव अधिक होना चाहिए, परमाणु त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। दूसरा, ये इनका विस्तार चौथे कोष से तक है, एल्युमिनियम में तीसरे कोष है, तो फिर भी गैलियम का परमाणु त्रिज्या अधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो परिरक्षण प्रभाव जो है विभिन्न उपकोषों में, आंतरिक कोष के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आंतरिक उपकोष के नेचर, ये तय करेंगे कि परिरक्षण प्रभाव अधिक है या कम है, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है या प्रबल है। तो नाभिक के निकट S, फिर उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद A। तो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी नाभिक के बाहर, नाभिक के से बाद में परिरक्षण प्रभाव कमज़ोर होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा। तो जो D का परिरक्षण प्रभाव है दुर्बल है, इसलिए गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्युमिनियम की परमाणु त्रिज्या से छोटी होगी। यानी दुर्बल स्क्रीनिंग इफेक्ट, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D के कारण गैलियम में आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण नाभिक के आकर्षण से कम है। नाभिक का प्रभावी धनावेश यहाँ अधिक होने के कारण वायुतम कोश नाभिक की ओर झुकेगा। इसी वजह से गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्युमिनियम की परमाणु त्रिज्या से छोटी होगी। तो हमारा जो परमाणु त्रिज्या पर कंसेप्ट आया वो ये आया कि नाभिक के बाद कोशों की संख्या क्या है, नाभिक का प्रभावी धनावेश क्या है, और फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण, आवरणीय प्रभाव की क्या स्थिति है, ये डिसाइड करेगा, टोटल मिला के डिसाइड करेगा कि फिर 2 परमाणु में से किन परमाणु की
किस परमाणु की परमाणु त्रिज्या अधिक है, किस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कम है। तो हमारा जो यहाँ क्रम मिला कि हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या हमारी बढ़ेगी, कारण कोशों की संख्या अधिक हो रही है। लेकिन कहीं कहीं इसका अपवाद भी मिलेगा, तो हम उस अपवाद को आवरणीय प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव के आधार पर लेंगे। उसी आवरणीय प्रभाव के कारण गैलियम में कोशों की संख्या अधिक होने के बावजूद इसकी पारमाणविक त्रिज्या एल्युमिनियम से कुछ छोटी है। तो ये अलावा जो हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु त्रिज्या का स्थिति क्लियर हुई। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अन्य गुणधर्मों की भी विवेचना करेंगे।